हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पटवारी में पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो आपका एक सब्जेक्ट आता है 20 नंबर का, उसमें से हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस आज के सेशन में करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले काफ़ी क्लासेस आपकी हो चुकी है, थ्योरी क्लासेस हो चुकी है पंचायती राज के लिए, लगभग 22 क्लासेस हुई थी। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशंस करवाए गए थे। जो भी थ्योरी अपन ने पढ़ा उसके क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके भी थ्योरी प्लस क्विज यहाँ पर चल रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर जो पंचायती राज है उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। राइट, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, प्रैक्टिस करिए तो आपको आइडिया होगा। बहुत से कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर बार हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज के सेशन में होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मतलब पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य का चुनाव आयोग करवाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग करवाएगा, राज्य और केंद्र चुनाव आयोग दोनों मिलकर करवाते हैं, ब्लॉक स्तरीय चुनाव आयोग करवाएगा। आप सभी को पता है, हम काफ़ी बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। राज्य चुनाव आयोग जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। जब राज्य में सारी स्थितियाँ ठीक है ना, तब यहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चुनाव करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, निम्नलिखित में से, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, बहुत सारे टेस्ट आपके ऐप पर भी अवेलेबल हैं। ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी आप विजिट करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है। वहाँ पर कई सारे टेस्ट जो है 2020 नंबर के कई सारे सेशंस आपको स्पेसिफिकली पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रिपेयर करने के लिए डिज़ाइन किए गए, तो आप वहाँ जाकर भी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, आप लोकल बॉडी को यहाँ पर समझते होंगे, हमने थ्योरी इसका पढ़ रखा है। तो कौन सा काम स्थानीय स्वशासन में नहीं आएगा? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, है ना, पूरा जो हमारा मैनेजमेंट करके चलना, स्वच्छता का प्रबंध करना, जनोपयोगी सेवाएं करना जो जन लोगों की हेल्प करेगी, जन स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना। तो आपने लगभग 19 सेवाओं के बारे में पढ़ा है जो स्थानीय स्वशासन के अंदर आती है, लेकिन कौन सी नहीं आती? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, पूरा मैनेजमेंट करना लोक व्यवस्था का, है ना, गवर्नमेंट बॉडी का, वो इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये हमारे स्थानीय स्वशासन से बात नहीं कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट रहते हैं, दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और आंसर करिएगा, इसका क्या आंसर कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको भारत के संविधान की बात कर रहा है, भारत के संविधान भाग 9। तो आपको यहाँ तक तो क्लिक कर गया होगा, भारत के संविधान भाग 9 पंचायत की बात करता है। ठीक है, तो भारत के संविधान भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका आंसर मिल ही गया। और उसे संविधान जो कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया, फिर से उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि 73वां संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ओके, सेकेंड नंबर का पॉइंट देखिएगा, भारत के संविधान भाग 9 के सेक्शन ए के अंदर नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 ए के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, एक तो नगर पालिका परिषद और दूसरा नगर निगम। देखो कुछ सही लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है मुझे इसके अंदर, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल, जो स्टेटमेंट 1 था, है ना, जो सबसे पहले आपको दिया हुआ था, वो स्टेटमेंट था 1 था, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपसे यदि पूछा जाए भारत के संविधान भाग 9 के अंदर का क्या आता है, तो संविधान भाग 9 में संविधान के 73वें संशोधन और भाग 9 ए में, और यदि इसकी बात करें 74वें संशोधन अधिनियम जो कि हमारे बात करता है नगर पालिका और इन सब की, है ना, इन दोनों को जोड़ा गया 73वें संशोधन भाग 9 में, 73वें संशोधन 9 ए और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 को जोड़ा गया। अब 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाएं और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता यहाँ पर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से मिल रहा है, राइट, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से मिल रहा है ना। यहाँ पर इन शॉर्ट दे रखा है, हमने पूरा डिटेल में देख लिया, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरे वाले का डिटेल देख लीजिए। 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 क को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ और 3 स्तर बनाए गए थे। 3 स्तर, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम।
क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 2 दिया गया उसमें केवल 2 हिस्से बताए गए, एक तो नगर पालिका और नगर निगम, इसने नगर पंचायत की बात नहीं करी है। दैट्स वाई स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि केवल ये वाला हिस्सा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है? ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये 2 स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी आप देख कर ही आए हो, है ना, संशोधन 1992। सबसे पहला, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। पंचायतों के पास स्वशासन की शक्ति होती है ना, उनकी शक्ति उन्हीं के पास होती है। दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। क्या पंचायत के ऊपर शासन शहरी सरकारों का होगा? नहीं, पंचायत की शक्ति अपने पास खुद होगी, वो अपने गांव के डिसीजन खुद ग्राम सभा के माध्यम से, पंच के माध्यम से ले सकती है। तो केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट लग रहा है, यानी कि डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलत है। स्वशासन होता क्या है? वही जहाँ पर आप निवास करें वहीं के लोग वहीं पर राज करेंगे, उन्हीं का अधिकार होगा, उन्हीं को डिसीजन लेने का अधिकार होगा, यही चीज़ होती है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट बी था वो तो इनकरेक्ट दिख रहा है, मतलब ये वाला इनकरेक्ट है, केवल ये वाला करेक्ट है, और ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाती है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था आपने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पंचायती राज किसके अंदर आता है? आपने भाग 9 के अंदर पढ़ रखा है, सारे 200 आर्टिकल 243 उसके सारे भाग सब कुछ डिटेल में आपने पढ़ रखा है। तो किसका विषय है ये? राज्य की सूची का विषय है। तो क्या इसको ऑप्शन नंबर डी हम लोग बोल सकते हैं? डी करेक्ट था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के भाग 9 में इस चीज को यहाँ पर जोड़ा गया है कि पंचायती राज किसका विषय होगा? राज्य सूची का यहाँ पर विषय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन का नामकरण पंचायती राज व्यवस्था के नाम से करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था नाम किसने दिया था? एम के गांधी, वही मोहनदास करमचंद गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो एम के गांधी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनको ही इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। ये सारे ही क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर देखे होंगे। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से कौन सी पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था? मतलब पंचायत में हर 5वें साल में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उसी राज्य का पंचायती राज मंत्री, उसका राज्यपाल, वहाँ का मुख्यमंत्री या वहाँ का वित्त मंत्री करता है। तो देखो, ये जो वित्तीय आयोग का जो गठन किया जाता है ताकि उस राज्य की वित्तीय स्थिति को देखा जा सके, है ना, पंचायतों की, तो यहाँ पर कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। पंचायत चुनाव होते हैं हर बार, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, बिफोर 6 मंथ यदि कोई छोड़ के चला गया तो 5वें साल जो चुनाव आने का वेट किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक 5 वर्षों में यहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, देखो ये यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और 4 ऑप्शन है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य किस चीज को सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था किसके बारे में बात करती है? वित्तीय संग्रहण, कैसे पैसा कलेक्ट किया जाए, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का कार्य करेगी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कार्य करेगी, है ना, सिस्टम को यहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसको बोला जा सकता है, विकास में हर जन की भागीदारीता हो इसका ध्यान रखेगी, राजनीतिक जवाबदेही मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगी हर एक चीज के लिए, है ना। तो हमको पता है कौन से 3, कौन से 2 या कौन से 4 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, क्या चारों के चारों करेक्ट हैं? एक बार इसको देखिएगा, क्या करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। देखो, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का कार्य पंचायती राज व्यवस्था में नहीं आता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब जनता को ही यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, उनके हाथ में भी अधिकार रहे, है ना। विकास में जन भागीदारी था, हर एक हिस्सेदार रहे यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर। तो 2 और 3 तो बिल्कुल करेक्ट है। राजनीतिक जवाबदेही इनका काम नहीं होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं केवल स्टेटमेंट सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति न रहकर सारे व्यक्तियों के पास रहे, गाँव के जो अधिकार हैं वो उनके पास रहें, और विकास में जन भागीदारिता निभाना। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है? पंचायत के सदस्य से, जिला अधिकारी से, अधिसूचित विशिष्ट लोगों से, एक पंचायत क्षेत्र के लोगों से,
ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के पंजीकृत लोग, मतलब उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनका सबका नेम उस लिस्ट के अंदर आता है, जो पंजीकृत हैं, जो रजिस्टर्ड है, उन लोगों को ग्राम सभा बोला जाएगा। डेफिनेटली इसको ग्राम सभा बोला जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह किस प्रकार का प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, संघवाद है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, प्रशासकीय प्रत्यायोजन है। हम सभी को पता है कि जो स्थानीय स्वशासन है वो किसकी बात करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात यहाँ पर करता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण कर देना मतलब सत्ता किसी एक के पास ना होकर लोगों के पास, जिनके लिए नियम कानून बना रहे उन्हीं के पास रहे अधिकार। 13th नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों के बीच में प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, और नन ऑफ द अबव। आप सभी को पता है केवल यही करेक्ट हो सकता है, ये दोनों तो नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोल रहा है? 14 आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है ना? मतलब राज्य की जो सरकार है यहाँ पर ग्राम पंचायतों को संगठित करेगी। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में ये बात की जाती है ना। अनुच्छेद 40 भाग 9 आर्टिकल 243, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको मस्ट है ही सही, आपको याद करना ही है ना? तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान से इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पंचायत से कनेक्टेड है ना? पटवारी के एग्जाम में बैठने से पहले ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, थ्योरी सेशन एक बार ज़रूर से रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो आर्टिकल 40 तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है ना, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 15th नंबर का क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य निर्वहन हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? अगर पंचायत का कार्य बहुत अच्छे से हो पाए तो हमें हमारे साथ किसका साथ होना बहुत ज़रूरी है? किसका होना ज़रूरी है? स्थानीय जनता का, क्योंकि अब देखो पंचायत के लिए कार्य करें तो वहाँ की जो लोग हैं उन्हीं की सहमति से कार्य हो पाएगा, या नहीं तो वहाँ किसी की नहीं चलती, कोई नेता, बड़ा नेता कोई भी आ जाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बाकी आपने बहुत सारी जो वहाँ की आदिवासी जनता है उससे रिलेटेड भी कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग देख ही चुके हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करती है, प्रतिनिधित्व किसका करती है? लोगों की हिस्सेदारी का, हर एक लोग, लाइक जन भागीदारिता, जैसा अभी अपन ने देखा था। सामुदायिक विकास है ना, विकास वहां पर हो पाए, डेवलपमेंट वहां पर हो पाए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, किसी एक व्यक्ति के पास शक्तियां न रहते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना, बिल्कुल। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन सभी के ऊपर फोकस यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको बोला जाएगा, जिसको श्रेय दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था के डेवलपमेंट का? एम एल सिंघवी समिति, जैसे आपने समितियों के नाम सुने होंगे, बी आर मेहता है ना, बलवंत राय मेहता, जीवी के राव समिति, आचार्य नरेंद्र देव। तो आपको पता है बलवंत राय मेहता को श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने ही मतलब जो शुरुआत करी थी, इन्हीं के माध्यम से हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा रखा गया था। बी आर राव, बलवंत राय मेहता, कभी शॉर्ट में आपको कंफ्यूज हो जाए तो बी आर मेहता भी इन्हीं का नेम है। ठीक है, 18th नंबर का क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने करी थी? अभी जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग पढ़कर आए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका सिफारिश करी गई थी। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 19th को देखिए आंसर करिए, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ कहाँ पर किया गया था? तो आपने तो बिल्कुल रट ही लिया इस चीज़ को कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में शुरू की गई थी, राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर को शुरू की गई थी, 1959 को शुरू की गई थी, और साथ ही आंध्र प्रदेश में शुरू हो गई थी। तो अभी आपसे सिर्फ सर्वप्रथम पूछा है तो सर्वप्रथम में ऑप्शन देख लीजिए, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और राजस्थान है। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, देखो बस इतना सा आपको एक लाइन याद करनी थी और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान, तो अभी आपने देख लिया, और इसके साथ ही कहाँ पर शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस वो 2 लाइन आपने पढ़ ली है ना, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कई तरीके से पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो देखो राजस्थान राज्य में लागू हुई थी, ये आपका आंसर आ गया। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। किस जगह किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में किया गया था। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? अभी देखा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। किस दिवस पर हुआ था? तो गांधी जयंती के दिन हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा इसके अंदर। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार बलवंत राय मेहता या बी आर मेहता के द्वारा जो सिफारिश करी गई थी उसमें क्या था? केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए, केवल जिला और मंडल स्तर पर द्विस्तरीय, या इनमें से कोई नहीं। देखो थर्ड नंबर वाला तो अशोक मेहता है ना, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी है जो त्रिस्तरीय बात कर रहा है, राइट, कि जिला ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया जाए, है ना। ये आपका मंडल हो जाएगा, ये आपकी ग्राम पंचायत हो जाएगी और जिला लेवल पर हो जाएगा। तो ये 3 स्तर यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ पर बताए थे। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के अनुसार उनको अरेंज करिए। तो आपको पता है सबसे शुरुआती समिति जो आई थी जिन्होंने इसका बेस बनाया था, वो किसने बनाया था? बी आर मेहता ने। मतलब पहला कोट तो 3 होना चाहिए। उसके बाद हमारी अशोक मेहता समिति आई थी, जस्ट इसके बाद द्विस्तरीय करने की बात कर दी गई थी। 3-4 कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, तो केवल यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद कौन सी आई थी? जीवी के राव समिति आई थी, मतलब 1। और उसके बाद आई थी एल एम सिंघवी समिति, मतलब 3-4-1-2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो ये टॉप 25 क्वेश्चन का हमने क्विक और फास्ट रिविजन यहाँ पर कर लिया। अगर कोई भी डाउट आता है ज़रूर से मैसेज करिएगा, थ्योरी साथ के साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने बीच में 1 आध महीना इसका गैप ले लिया हो, तो चीज़ें आप भूल सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहो, 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे तो वापस वो आपके फ्लो में आ जाएगी। ठीक है, आई विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट कर पाएँ ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो पाए। ओके, सेशन को ओवर करते मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका 6 PM पर होने वाला है, वो आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।